Hello everyone, myself Ritu Sharma from Pragyan Public School, Jaipur. So as you know that Science Month is going on and different teachers are going to perform different type of activities related to their subject. So same here, I'm also going to explain this topic, that is force and its effect. So it is very interesting topic and important as well. So I hope you'll like it. ओके तो सबसे पहले जो हम बिगिनिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल व्हाट इज़ दी फोर्स से स्टार्ट करेंगे कि फोर्स होता क्या है। राइट देखो आप डेली लाइफ में बहुत सारा टाइम बार आप ये वर्ड यूज़ करते हैं फोर्स। ठीक है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया तो आप तुरंत से बोलते हैं यार प्रेशर क्यों दे रहा है मेरे ऊपर, राइट। या फिर आपको किसी ने धक्का मार दिया तो आप तुरंत से बोलते हैं यार इस तरह का प्रेशर मत लगाना। तो आप ये जो फोर्स है, आप ये वर्ड यूज़ तो बहुत करते हो, लेकिन कभी भी क्या आपने सोचा है कि फोर्स होता क्या है। ओके तो कोई नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल साथ में पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ओके तो सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रही हूँ कि व्हाट इज़ फोर्स, सो वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज़ एन एक्सटर्नल कॉज by which the object can change its state। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है फोर्स, या कोई भी एक्सटर्नल कॉज होता है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसकी किसी भी स्टेट में चेंज आ रहा है, वो पहले कुछ और पोजीशन पे था अब कुछ और है, इट मीन्स दैट दिस इज द फोर्स। पहले मेरी कार ए पॉइंट पे खड़ी हुई थी, अब वो मेरी कार बी पॉइंट पे मुझे मिली है, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है तभी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची है, राइट। उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहती। सेम एग्जांपल, आई हैव अ बलून जिसमें हवा भरी हुई है, वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में आ गया है हवा भरने के बाद। अब मैंने उसको लेके दोनों हाथों से प्रेस कर दिया है, तो अब वो सर्कुलर शेप में नहीं है, अब वो ओवल शेप में मुझे शो हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, जब मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया है तब वो सर्कुलर शेप में आया है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फोर्स होता है वो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है जिस पे वो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, राइट। हमें ये पता है कि जो फोर्स है उसे हम देख नहीं पाते हैं, राइट। और जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अभी हमें एक टेम्परेरी डेफिनेशन हमें आती है कि एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ फोर्स। लेकिन जो एक कॉन्सेप्चुअल या हम बोल सकते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन या प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो हमारे पास अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फोर्स को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ और सिर्फ अभी तक फील कर पा रहे हैं या उसका जो इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और उन सब के बेसिस पे अभी सिर्फ यही डेफिनेशन अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एनी टाइप का जो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है या लिफ्टिंग हो रहा है, और ये सारी जो एक्टिविटीज हमें शो हो रही है ये सारे क्या हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट है फोर्स के। तो यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं पुश और पुल, अगर इन दोनों का मीनिंग आपको देखना है तो आप मार्केट हमेशा जाते रहते हैं, वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब भी आप मार्केट जाते हैं और किसी शॉप में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो एंटर करने के लिए जब आप गेट को ओपन करेंगे तो हैंडल के जस्ट पास में एक चिट लगी हुई होती है, या तो उस पर पुश लिखा होता है या तो उस पर पुल लिखा होता है, राइट। वो डिपेंड करता है कि उस शॉप का जो गेट है वो किस डायरेक्शन में खुलेगा, राइट। अगर वो आपकी तरफ खुलेगा वो गेट तो वहाँ पे उन्होंने पुल लिखा हुआ होगा, और अगर वो जो गेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा तो वहाँ पे वो लोग पुश लिखते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि पुश होता क्या है तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो आपसे दूर जा रहा है देन इट इज पुश। आप किसी को धक्का मार देते हो तो धक्का मारने के बाद क्या होता है कि जिस भी पर्सन को आपने धक्का लगाया है वो दूर जाके गिरता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट कैन मूव अवे फ्रॉम यू, so this is called the push।
And second thing, if you are going to apply a force on an object by which the object can move towards to you, then it is called pull. ठीक है, आपने धक्का मारा किसी पर्सन को, वो दूर जाके गिरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने उसको पुश किया. धक्का इज द पुश. लेकिन आपने क्या किया, उस पर्सन की शर्ट पकड़ी और अपनी तरफ उसको खींच लिया, दिस इज द पुल. इसका मतलब आपने उस पर्सन पे फोर्स इस तरह से अप्लाई किया कि वो पर्सन फिर आपकी डायरेक्शन में ही उसने मूव किया, तो वो हो गया आपके लिए पुल. सो हियर आर सम आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पुश एंड पुल, लाइक प्लेइंग अ गिटार, सोइंग बोर्ड, स्क्रबिंग द फ्लोर, रोइंग द बोट. सो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है या फोर्स क्या होता है. ओके, तो ये तो हमारा सिर्फ ये था कि फोर्स होता क्या है. अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, मैं कैसे फोर्स अप्लाई कर पाऊंगा. ओके, मैं बिल्कुल ए पॉइंट पे खड़ी हुई हूं और मेरा फ्रेंड है वो बी पॉइंट पे है जो कि मुझसे 10 मीटर की दूरी पे है. क्या मैं उस पर फोर्स लगा सकती हूँ इतनी दूर से? बिल्कुल नहीं लगा सकती. ऐसा तो नहीं कि मैंने हवा फूंकी और वो वहां तक गई और उसने उसको गिरा दिया. इट इज़ नॉट पॉसिबल. लाइक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है, सो वी हैव टू इंटरैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट. जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स अप्लाई करना है, हमें उसके साथ इंटरैक्ट होना पड़ेगा. अगर मुझे अपने फ्रेंड को धक्का लगाना है तो सेम मुझे अपने हैंड्स के थ्रू उस पर्सन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, इंटरैक्ट होना पड़ेगा, तब मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूंगी, देन पर्सन को धक्का लगेगा. राइट. सेम एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी टेबल को पुश करना है या पुल करना है तो सबसे पहले तो मुझे टेबल पे हाथ ही लगाने पड़ेंगे ना. हाथ जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे टेबल के, तब तक फोर्स कैसे अप्लाई होगा. राइट. तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है, सो यू हैव टू इंटरैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट. सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है. ये पर्सन है, कार को पुल कर रहा है, सॉरी पुश कर रहा है. राइट. तो इस पर्सन ने कार को पुश किया है, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि कार पीछे, जो खड़ी हुई कार है उसके पीछे जाके ये पर्सन खड़ा हो जाए और कार मूव करने लगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को कार के साथ इंटरैक्ट होना पड़ेगा और इंटरैक्ट होने के बाद फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन कार विल मूव. राइट. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि अगर आपको फोर्स अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सो यू हैव टू इंटरैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट. उस ऑब्जेक्ट के साथ आपको इंटरैक्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके फोर्स अप्लाई होगा. राइट. अब हम आते हैं एक्सप्लोरिंग द फोर्स, कि फोर्स को कैसे एक्सप्लोर करें. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है कि फोर्स दो टाइप का होता है. एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है इम्बैलेंस फोर्स. ओके, चलो इसको भी मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फोर्स होता है उसको बेसिकली जो हम मेज़र करते हैं, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन्स. राइट. और हमें ये भी पता है कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कंटेन करके रखता है वो. इसका मतलब अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना है तो उस टाइम पे मेरे लिए डायरेक्शन भी मैटर करेगी और उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगा. राइट. तो अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, तो इस केस में क्या होगा कि अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो या तो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अप्लाई ना हो बोथ डायरेक्शन से. ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स अप्लाई ना हो. राइट. या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि एक ही डायरेक्शन से सिर्फ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो भी कैसा होगा, अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जब भी एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम जब भी फोर्स पढ़ते हैं तो हमें क्या पता होता है कि फोर्स अगर लेफ़्ट टू राइट जाता है या राइट टू लेफ़्ट जाता है तो दोनों की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की फॉर्म में डिनोट करते हैं. राइट. जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं वैसे ही हम उन्हें अपोजिट साइन से भी अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है
और उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो इट इज अनबैलेंस फोर्स। सेकेंड केस कि अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन से या अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है उसका। एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एन अनबैलेंस फोर्स, राइट। और थर्ड वन क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दोनों डायरेक्शन से, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से सेम अमाउंट का या सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस और इनबैलेंस का तो फंडा खत्म हो जाता है, लेकिन हमें क्या पता होता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो अपोजिट साइन से भी रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस फोर्स वो होगा जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होगा, और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी नेट जीरो, दैट इज द बैलेंस फोर्स। कि दोनों डायरेक्शन से लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लगा और इक्वल अमाउंट में लगा, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आएगा, दैट इज द बैलेंस फोर्स। और अगर एक ही डायरेक्शन से लग रहा है दैट इज अनबैलेंस फोर्स, और अगर दोनों डायरेक्शन से लग रहा है लेकिन अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है, एक से 5 का, एक से 10 का, ठीक है, एक से 10 न्यूटन, एक से 5 न्यूटन, तो ये हमारे अनबैलेंस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास टेबल है, मैं उसे पुश कर रही हूँ और ए डायरेक्शन से, राइट, मैं एक पॉइंट पे खड़ी हूँ, वहाँ पे एक टेबल है, मैंने एक डायरेक्शन से टेबल को पुश किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से मेरा फ्रेंड भी उसी टेबल को पुश कर रहा है विद द सेम मैग्नीट्यूड। अगर मैं 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उस टेबल पे, सेम फोर्स मेरा फ्रेंड भी 10 न्यूटन का ही वहाँ पे लगा रहा है टेबल पे, तो जो टेबल है वो मूव नहीं करेगी, राइट, क्योंकि 10 का ही मैं लगा रही हूँ, मतलब मेरा हो गया +10, और 10 का ही मेरा फ्रेंड लगा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज -10, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स दैट नेट जो फोर्स निकलेगा दैट इज जीरो। और जीरो होने की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात कर रही हूँ, जो या तो एक ही डायरेक्शन से लग रहा है या फिर दोनों डायरेक्शन से लग रहा है, तो वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है, राइट। जैसे टेबल को पुश कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड अप्लाई कर पा रही हूँ टेबल पे फोर्स, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है टेबल पे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब मेरा फ्रेंड 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो जो टेबल है वो मेरी तरफ मूव करने लगेगी, मतलब जिधर साइड मेरा फ्रेंड फोर्स लगा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में टेबल मूव करने लगेगी। तो इस केस में याद रखना कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है उसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव होते हैं, राइट। और अगर बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस और इम्बैलेंस फोर्स, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, दैट इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के, राइट। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो फोर्स का इफेक्ट है उन्हीं को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स को देख नहीं पाते हैं। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे 5 इफेक्ट शो हो रहे हैं फोर्स के। One is change the shape the temporarily, change the shape permanently, change the direction of moving object, change the speed of moving object, stop a moving object और make a stationary object moves, right? तो हम सबसे पहले फर्स्ट वन की बात करें, change the shape temporarily। फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को टेम्पोरली, मतलब शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए चेंज कर सकता है। इसका लाइव एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, बलून वाला ही अगर हम लें कि मेरे पास बलून है जो राउंड शेप में है, अब मैंने उस
फूले हुए बलून को दोनों हाथों से प्रेस किया तो वो अब सर्कुलर से ओवल शेप में चेंज हो गया है। लेकिन वो ओवल शेप में सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब भी उसका जो अप्लाइंग फोर्स है वो जीरो होगा, मतलब कोई फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है वो हट जाएगा, तो वो फिर से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा। सो दैट इज द टेम्पररी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को टेम्पररली चेंज कर सकता है। अनदर वन एग्जाम्पल विद द रबर बैंड। रबर बैंड्स आई थिंक सब जानते हैं कि रबर बैंड को अगर फोर्स लगाया जाए तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन जैसे हम उसका फोर्स ख़त्म करेंगे, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर से अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अपनी शेप को चेंज करना, अपनी शेप को चेंज करने के बाद फिर से वही शेप गेन करने वाली जो एबिलिटी होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी नहीं होगी, इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच करने की एबिलिटी, खुद को स्ट्रेच कर लेने की, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाएगा। राइट? अब हम आते हैं चेंज द शेप परमानेंटली, कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी शेप को परमानेंटली भी चेंज कर सकता है, लेकिन कैसे? जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। राइट? लाइव एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज दैट मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक पे मैंने फोर्स लगाया, अब ब्रिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। राइट? अब ये जो ब्रिक है जो दो पार्ट में डिवाइड हुई है, क्या ये हम ऐसा देख सकते हैं कि ये ब्रिक को जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया या अपना हाथ हटाया जिससे मैंने तोड़ा है उसको, उसके बाद वो फिर से रीजॉइन हो गई? बिल्कुल नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो वो टू पार्ट्स में ही रहेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो शेप है वो परमानेंटली भी चेंज हो जाती है फोर्स के अप्लाई होने के बाद। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये मोस्टली सॉलिड मटेरियल्स में देखने को मिलता है। राइट? जैसे आपके पास आयरन का कोई वायर है, उसको आपने तोड़ के बिल्कुल क्या बना दिया है, कोई भी शेप दे दी है, आपने वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद वो कैसा हो गया, उसने अपनी शेप ले ली। अब उसके बाद अगर आप चाहोगे कि मैं इसको दूसरी शेप दे दूं तो उस टाइम पे वो टूट जाता है। राइट? या फिर मैं एक और एग्जांपल ले सकती हूँ जिसमें हम शो कर सकते हैं कि जो शेप है वो परमानेंटली चेंज हो जाती है। लाइक जैसे आप लोग समर का टाइम चल रहा है, कोक्स हर लोग पीते हैं। ठीक है? कोक जब पीते हैं तो उसकी जो कैन होती है, जब उसको बिल्कुल प्रेस कर दिया जाता है तो वो अपनी शेप उसकी बिगड़ जाती है। पहले सिलेंडर शेप का होता है, फिर उसके बाद वो कुछ और ही बन जाती है। राइट? तो अगर मैं उसको बाद में चाहूँगी तो ऐसा थोड़ी कि मैंने उस पर अपना फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो वो फिर से अपनी जो सिलेंडर वाली शेप है उसमें वापस आ गई। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो रीगेन नहीं हो पाती, क्योंकि उनके अंदर इलास्टिसिटी की पावर नहीं होती है। राइट? थर्ड वन पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की शेप को, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। राइट? यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जो फुटबॉल मैच होता है या हम लोग जब बॉल से खेल रहे होते हैं। राइट? बॉल जो होती है वो एक डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन जैसे ही हम अपना पैर लगा देते हैं, राइट, तो वो अपनी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। कोई और प्लेयर होगा, वो अब फिर अपना पैर लगाएगा तो वो किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमने पैर अपना लगाया उससे क्या लगा, एक फोर्स अप्लाई हुआ किस पे, फुटबॉल पे, और फोर्स अप्लाई होने के बाद वो जो जिस डायरेक्शन में आ रही थी अब उससे किसी और डायरेक्शन में ही वो चली गई। सो इससे क्या डिफाइन होता है कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है उसे भी चेंज कर सकता है। सेम एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं क्रिकेट का। बॉयज़ को बहुत पसंद होता है क्रिकेट देखना। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बॉलर होता है जब वो बॉल को स्पिन करता है या बॉल जब मूव करती है वो एक डायरेक्शन में जाती है। राइट? इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो डायरेक्शन होती है उस बॉल की वो तब चेंज होती है जब बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को अपने बैट से हिट करता है,
तब उसकी जो पोजीशन या उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड फोर्थ वन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हो। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जो टॉयज होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा, हमने चाबी भरी और टॉयज भागने लगे, राइट, दौड़ने लगा एकदम टॉय, छोटा सा टॉय कार है वो दौड़ने लगा। अब हम क्या देखते हैं कि वो जो टॉय कार है वो धीरे 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 स्लो होता जा रहा है, और मैंने क्या किया, मैं फटाफट से गई वहाँ पे और मैंने उसको थोड़ा सा पुश कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कार फिर से तेज से दौड़ने लगी। तो ये जो मैंने इसको पुश किया, जो टॉय कार था उसको पुश किया, दैट इज ऑल्सो ए फोर्स। और जैसे उस टॉय कार पे ये फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी वजह से जो टॉय कार थी उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई, राइट। इसके बाद फिफ्थ वन पॉइंट है, स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट और मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, राइट। बॉल आ रही है बिल्कुल सामने वाली डायरेक्शन से, अब मैंने क्या किया, अपने पैर को वहां पे लगा दिया, अब बॉल आके यहाँ पे रुक गई। तो यहाँ पे मैंने जो पैर लगाया है दैट इज ऑल्सो ए फोर्स, जिसकी वजह से जो मूविंग पोजीशन में थी जो बॉल, वो अब बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में आ गई है, राइट। सेम केस हम लोग ले सकते हैं कि अगर मुझे किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना है, जैसे मेरे पास बॉल है, अभी वो रुकी हुई है, लेकिन अगर मुझे उसे मूव कराना है, मुझे उसे फिर से दौड़ाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करूँगी, जो बॉल है वो फिर से मूव करने लगेगी। तो इसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप को टेम्पररली भी चेंज कर सकता है, परमानेंटली भी चेंज कर सकता है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसको भी चेंज कर सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको चलाने में या चले हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में भी ये हेल्प करता है। सो ये होता है हमारा कि क्या इफेक्ट होता है फोर्स के इन इफेक्ट की वजह से ही हम लोग देख पाते हैं कि फोर्स क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट वन में देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड दिखा रखा है, जो नीचे वाले डायग्राम्स में उसमें नॉर्मल कंडीशन में है, ये रबर बैंड बिल्कुल ऐसे सर्कुलर पोजीशन पे है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने दोनों हैंड से इसमें फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे रबर बैंड का कुछ और ही शेप हो गया है। सेम एग्जाम्पल स्पॉन्ज का है कि मेरे पास स्पॉन्ज है जो कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की है, लेकिन मैंने उस पर अपने हैंड का फोर्स अप्लाई किया, अपने फिंगर और थंब के थ्रू या जो मेरा हाथ है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से स्पॉन्ज है वो प्रेस हो गई और उसका कोई और ही स्ट्रक्चर आ गया है, राइट। इसके बाद हम लोग की जो पेन में आपने स्प्रिंग देखी होगी मोस्टली, तो स्प्रिंग को भी हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो वो किसी और शेप में चली जाती है, लेकिन जब उसका प्रेशर जो हमने फोर्स लगाया है उसको जीरो करेंगे तो फिर से अपनी पोजीशन रीगेन कर लेती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये टेम्पोरली चेंज शो कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट में किस तरह से टेम्पोरली चेंज होते हैं जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। और ये सब इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो टेम्परली शेप चेंज होती है वो सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट की होती है जिनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूँ सेकेंड वन, तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये मेरे सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, राइट। मेरा एक ग्लास है, पेपर है और ये कोक का जो एम्प्टी कैन है, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं प्रेस करके या फोर्स लगा के इन सबको इनकी डिफरेंट स्टेट में पहुंचा दूं, इनकी कोई और शेप चेंज कर दूं, तो इसको रीशेप करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी जो ओरिजिनल जो स्टेट थी उसको रीगेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, राइट। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट में इलास्टिसिटी नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको हम रीगेन नहीं कर पाते हैं, राइट। लेकिन कुछ पीपल्स में क्या मिसकंसेप्शन होता है या किस चिल्ड्रंस में मिसकॉन्सेप्शन होते हैं कि सॉलिड की जो स्टेट होती है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, कि सॉलिड जिस पोजीशन में होते हैं वो उसी पोजीशन में रहते हैं, नहीं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम उनकी शेप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन उनको फिर से रीगेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनमें चेंजेस आ सकते हैं
ऐसा कुछ नहीं कि वो स्ट्रेच ही नहीं हो सकते या वो कंप्रेस ही नहीं हो सकते हैं, नहीं, उनकी जो शेप है उनको हम कंप्रेस करके स्ट्रेच करके उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सॉलिड हैं तो उनको हम क्या करेंगे, वो परमानेंटली चेंज हो जाती है उनकी शेप। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्स। ओके, सो अगर हम टाइप ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, सो देयर आर टू टाइप ऑफ द फोर्स, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें जो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जिनके बीच में मुझे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट हैं, सो इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. So now we can say that those force in which two interacting bodies are in physical contact with each other, so it is called contact force. ओके, सो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये भी हमारे दो टाइप का होता है, वन इज मस्कुलर फोर्स, सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो अगर मैं बात कर रही हूँ कि व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, तो देखो डेली लाइफ में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ जाती हूँ, मस्कुलर फोर्स की स्लाइड यहाँ पे है. ठीक है, तो हम लोग जो डेली लाइफ में अपने जितने भी वर्क करते हैं, सपोज दैट मैं अपना वेट लिफ्ट कर रही हूँ या मेरा जो बैग है वो मैं लिफ्ट कर रही हूँ, बैग लेके जा रही हूँ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो बुलडॉग चलता है या हॉर्स जो होता है वो पुल करता है कार्ट को, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी के थ्रू जो मसल्स के थ्रू फोर्स एग्जर्ट हो रहा है. ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनके थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स. राइट, तो ये जो जितने भी आप जैसे आपके आसपास में आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल्स हैं, कोई कुछ उठा के लेके जा रहा है सामान, राइट, तो दिस इज द मस्कुलर फोर्स. आप स्कूल जाते हो, आप बैग को लेके जाते हो, बैग को आपका जो आपकी जो पीठ है उस पर जो बैग लदा हुआ है, राइट, इसको जो आप उठा रहे हो, आपकी बॉडी जो इसको उठा पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स, आपकी बॉडी वहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रही है, इसी वजह से आपका जो बैग है वो आपके कंधों पे लगा हुआ है. राइट, इसके बाद जो जिम में पीपल्स जाते हैं वो जितना भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, या अपने डेली लाइफ में आप जो भी वेट उठाते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो जितने भी जानवर होते हैं वो वेट लिफ्ट करते हैं, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मस्कुलर फोर्स. ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा स्लाइड में कि जो पीपल है जो बाइसिकल को चला रहा है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई अ मस्कुलर फोर्स, जिसकी वजह से बाइसिकल मूव कर रही है. गर्ल्स है वो रन कर रही है, वो अपनी मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रही है, इसकी वजह से वो रन कर पा रही है. नेक्स्ट वन जो बुल लॉक है या कैमल वाला जो गाड़ी है वो जो कैसे मूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स. तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे अपने अपने जो फंक्शन है उनको परफॉर्म कर पा रहे हैं. राइट, सेकेंड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा हमारे मोशन को अपोज करता है. राइट, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो लगाया जाता है उस ऑब्जेक्ट के मोशन को वो अपोज करेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. राइट, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपके जो पैर हैं, पैर मतलब जो आप फुटवियर पहने हुए हो और जो रोड है उन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. राइट, इसकी वजह से, और आपने क्या देखा होगा जो हमारी बाइसिकल है या हमारे डिफरेंट टाइप के जितने भी वो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन सब के जो टायर होते हैं, जितने भी व्हीकल होते हैं हमारे, उन सब के जो टायर होते हैं और रोड के बीच में जो फोर्स लगता है, तो वो भी कौन सा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है. और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या करता है, स्लोनेस प्रोवाइड करता है, वो स्लो करता है चीज़ों को, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो फास्टली मूव ना करें, उन सबको फास्ट होने से रोकता है. तो यहाँ पे जो हमारी फुटवियर है जो रोड के बीच में अप्लाई हो रहा है फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. जो हमारे टायर हैं व्हीकल्स के और उन रोड के बीच में जो फोर्स अप्लाई रहा है, दैट इज ऑल्सो ए फ्रिक्शनल फोर्स. राइट, और यहाँ और जो बहुत और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो मोस्टली अगर हम देखें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोज करता है. राइट, तो ये वो है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं जिनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, फिजिकली कनेक्ट हैं. आपकी फुटवियर और रोड कनेक्ट है. राइट, आपका बैग और शोल्डर कनेक्ट है.
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट और तब फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो मस्कुलर फोर्स है वो आपके कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है जिसमें कोई दो ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, राइट। उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तो आप बोल सकते हो दोज फोर्सेस विच डू नॉट मेक एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एंड एक्ट थ्रू सम स्पेस, इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। वन इज मैग्नेटिक, सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या आपने ऐसा देखा है कि मैग्नेट बिल्कुल आयरन से चिपक गया तब जाके वो एक दूसरे को के साथ कनेक्टेड है? नहीं, वो दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेट से एग्जर्ट होता है, वो किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, राइट। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने भी एक एग्जाम्पल या फिर एक्टिविटी की होगी, जब आपको छोटा सा मैग्नेट मिल गया होगा तो आप भी आयरन की जो जितने भी इक्विपमेंट हैं या आप ऐसे बोलते हैं आयरन की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अट्रैक्ट करते होंगे, राइट। सेम एक्टिविटी यहाँ पे है कि मेरे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट को मैं उसका फोर्स देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैग्नेट को आयरन नेल्स से थोड़ी सी दूरी पे रखती हूँ। तो थोड़ी सी दूरी पे होने के बाद भी मैग्नेट क्या कर रहा है, उन आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में स्पेस है, लेकिन स्पेस होने के बाद भी मैग्नेट ने आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लिया। दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन उसके बाद भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसके बाद और हाँ, हमें ये पता ही होता है कि जो मैग्नेट होते हैं उसके 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल एंड दी नॉर्थ पोल। तो जो एक जैसे पोल होते हैं या सेम पोल होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम एक लाइव एक्टिविटी, जैसे हम लोग छोटे थे ये भी हमने तभी की होगी, राइट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी चार्ज बॉडी से अप्लाई होता है, राइट। किसी भी चार्ज बॉडी से एग्जर्ट होता है और किसी भी अनचार्ज और चार्ज किसी बॉडी पर भी वो हो सकता है, राइट। इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है, तो मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद मैं उस फोर्स को अप्लाई करके देख सकती हूँ किसी भी चार्ज बॉडी पे या अनचार्ज बॉडी पे। तो आप कह सकते हो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। एंड चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर लाइक द मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारा कॉम्ब वाली एक्टिविटी होती है, हमारे पास क्या होता है, या तो हम एक कॉम्ब ले सकते हैं या हम एक स्केल ले सकते हैं और उसको जब हम ड्राई हेयर्स पे रब करते हैं तो वो वहाँ पे चार्ज हो जाता है, राइट। और हमें क्या चाहिए, हमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट ही चाहिए और चार्ज ऑब्जेक्ट होगा तो उसके थ्रू हम क्या देख पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉम्ब मैंने लिया है और इस कॉम्ब को मैंने अपने हेयर पे रब किया है। रब करने के बाद ये जो कॉम्ब है वो चार्ज हो गया है और जब भी मैं इसको, ये जो पीसेस हैं पेपर के, इनके पास लेके जाती हूँ तो ये इन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज कॉम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये आपको जो दिख रहे हैं पेपर के पीस, ये कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जब हम कॉम्ब को पीसेस से थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं तब भी ये पेपर के उन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए हमने इसको किस में रखा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में थोड़ा सा स्पेस है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं है, बीच में स्पेस है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है,
So this is the non-contact force, right? And next one or the last one, that is gravitational force. This is also a non-contact force. ओके इसका डेफिनेशन तो हम बाद में देते हैं, लेकिन पहले इसका लाइव एग्जांपल देख लीजिए। आप अगर किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो क्या होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ आ जाती है, राइट? जैसे हमें फर्स्ट वन डायग्राम में दिख रहा है। या आप लोग क्या करते हो कि अगर किसी प्लांट की जो लीफ है या फ्रूट्स हैं, अगर वो गिरने लगते हैं तो हमेशा वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरते हैं, राइट? अब ग्रेविटेशनल फोर्स से याद आया, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने स्टडी की थी वो फ्रूट्स को ही लेके की थी, राइट? कि फ्रूट उनके सर पे गिरा था, तब उन्हें पता चला था ओ यस फ्रूट नीचे आया, इट मीन्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? इसकी डिस्कवरी वहीं पे हुई थी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की डायरेक्शन में फेंकते हो तो वो हमेशा नीचे ही क्यों आता है, तो आप क्या बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन दी ऑल ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट पे अर्थ के थ्रू एक फोर्स क्रिएट होता है या एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ की ग्रेविटी, जो क्या करता है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? आप देखिए, आप कॉइन को ऊपर की तरफ उछालिए या आप पेन को ऊपर की तरफ उछालिए, वो नीचे की तरफ ही आएगा कुछ देर बाद। इसके बाद आप प्लांट की लीफ देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, वो हमेशा किधर आते हैं, वो नीचे अर्थ की तरफ ही आते हैं डाउन होके। इसके बाद आप वाटर देखिए, कभी भी आप टैप ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि टैप का जो वाटर है वो ऊपर की तरफ चला जाए, नहीं, हमेशा डाउनवर्ड ही वो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इट इज़ अ फोर्स with which any two objects attract each other. We can only feel it. When an object tries to pull us, has a significant mass. So we can take an example. We can feel gravitational force of the earth because it is very big and has a large mass. Whereas we cannot feel the force of attraction by the chain or the table or any other small object because their mass is inefficient to apply enough gravitational force. So this force is very important in our life. For example, it keeps us bound to the earth. अगर gravitational force नहीं होगा तो हम अर्थ पे भी नहीं रह पाएंगे. The earth revolve around the sun and the moon revolve around the earth. And the weight of an object on the earth is the gravitational force of the earth acting on the object. राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हम अर्थ पे रह पा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अर्थ पे बाउंड करके रखता है। सो दीज ऑल आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो सारी की सारी चीज़ें नीचे की तरफ ही आती हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है? तो कर तो ये भी सकते हैं, लेकिन इनका जो मास होता है वो इनएफिशिएंट है। अर्थ बहुत ज़्यादा बड़े साइज की है, उसका जो मास है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए वो सारी की सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हैं हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।